प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक और आर्थिक दशा। जैसे आपको पहले बताया कि विजयनगर साम्राज्य बहुत ही समृद्ध साम्राज्य था। वहाँ के लोग आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध थे और विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। वहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन भी बहुत अच्छा था। वहाँ पर जैसे प्राचीन काल से हिंदू समाज में जाति प्रथा चली आ रही है, विजयनगर साम्राज्य में भी प्रचलित थी, लेकिन वहाँ पर छुआछूत की भावना का विकास नहीं हुआ था। स्त्रियों का आदर किया जाता था, वो पढ़ी लिखी होती थी और कृषि तथा उद्योग यहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसाय थे। आंतरिक और विदेशी व्यापार भी यहाँ का बहुत ज़्यादा उन्नत था। तो कुल मिलाकर जो वहाँ का सामाजिक और आर्थिक जीवन था वो बहुत ही अच्छा था। अब हम इसको विस्तार में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा सामाजिक जीवन, इसमें हमारा आ जाएगा सबसे पहला पॉइंट है जाति प्रथा। जैसे आपको पहले बताया है कि प्राचीन काल से ही भारत में जाति प्रथा प्रचलित थी। यहाँ की समाज की मुख्य प्रथा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जाति प्रथा थी, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही थी। वैसे ही विजयनगर साम्राज्य में भी यहाँ के समाज में कई जातियाँ और उपजातियाँ प्रचलित थी। ब्राह्मणों को समाज में विशेष स्थान प्राप्त था, उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। ब्राह्मण मंदिरों में पुजारी का कार्य करते थे और कुछ ब्राह्मण व्यापार भी करते थे। यहाँ के शासक ब्राह्मणों का बहुत अधिक सम्मान करते थे। उन्हें करों से मुक्त रखा गया था और इसके साथ साथ उन्हें मृत्युदंड भी नहीं दिया जाता था। ब्राह्मण बहुत ही पवित्र और सादा जीवन व्यतीत करते थे। समाज में जो विभिन्न जातियां थी उनके लिए ब्राह्मणों ने नियम बनाए हुए थे, जो उन नियमों और आदर्शों का पालन करते थे। शूद्रों को समाज में सबसे निम्न दर्जा प्राप्त था, लेकिन छुआछूत की भावना न होने के कारण उनके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था। दूसरा है स्त्रियों की दशा। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में समाज में स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता था। उनको पढ़ने लिखने की छूट होती थी। वो लेखन के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान देती थी। साहित्य में उन्होंने काफ़ी रचनाएं की। गंगा देवी उस समय की प्रसिद्ध विदुषी स्त्री थी। प्रशासन और सामाजिक क्षेत्र के हर कार्य में स्त्रियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। वे तलवार चलाने, कुश्ती करने और नृत्य तथा संगीत की शिक्षा में भी निपुण होती थी। उस समय समाज में स्त्रियों से संबंधित कुछ कुप्रथाएं भी प्रचलित थी, जैसे लड़कियों का छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता था, दहेज प्रथा प्रचलित थी, उच्च वर्ग के लोग कई विवाह करते थे। कहा जाता है कि देवराय द्वितीय के पास 12,000 रानियां थी और उस समय में वेश्या प्रथा का भी प्रचलन था। सरकार वेश्याओं से कर भी प्राप्त करती थी। तो बेशक से ये कुछ कुप्रथाएं उस समय स्त्री समाज में प्रचलित थी, लेकिन फिर भी स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी थी। फिर आ जाता है भोजन किस प्रकार का था उनका। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में लोगों पर खाने पीने से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं था। वे फल, सब्जी और मांस का सेवन करते थे। हिंदू होने के कारण गाय का मांस नहीं खाया जाता था, क्योंकि हिंदू गाय की पूजा करते थे। ब्राह्मण शाकाहारी भोजन करते थे और जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको मदिरा का भी शौक़ था। निम्न श्रेणी के लोग, कहा जाता है कि जिनकी स्थिति इतनी अधिक अच्छी नहीं थी, वे कुत्ते, बिल्लियाँ और छिपकलियाँ तक खा जाते थे। फिर है मनोरंजन के साधन। उस समय के लोग किस प्रकार से अपना मनोरंजन करते थे। विजयनगर के साम्राज्य के लोग मनोरंजन के शौकीन थे। उनका प्रमुख जो मनोरंजन का साधन था वो मल्ल युद्ध था। इस खेल में राजा भी हिस्सा लेते थे। राजा घुड़सवारी, शिकार खेलने और संगीत नृत्य में भी रुचि रखते थे। घरों में लोग ताश और शतरंज खेलते थे। इसके अतिरिक्त त्योहारों में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनका प्रमुख त्यौहार महानवमी था, जो कि 9 दिन तक चलता था। वहाँ पर एक बड़ा मंच बनाया गया था, जिसे महानवमी डिब्बा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर इस त्यौहार का आयोजन किया जाता था।
इन 9 दिनों में सारे राज्य में उत्सव मनाया जाता था और देवी माँ की प्रसन्नता के लिए पशुओं की बलि भी दी जाती थी। इसके अतिरिक्त होली तथा दिवाली भी उनके प्रमुख त्यौहार थे। सभी त्योहारों को बहुत ही उत्साह से मनाया जाता था। ये होगी उनकी सामाजिक दशा या सामाजिक जीवन। उसके बाद है आर्थिक जीवन। जैसे कि आपको पहले बताया था, विजयनगर साम्राज्य एक समृद्ध साम्राज्य था। यहाँ पर अनेक विदेशी यात्रियों ने यात्रा की थी, जिनमें से प्रमुख थे अब्दुल रज्जाक, दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस, निकोले दे कॉन्ती। इन सब ने उस समय के साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब आर्थिक दशा के बारे में पढ़ लेते हैं कि कैसी थी उनकी आर्थिक दशा। उनकी आर्थिकी के प्रमुख साधन क्या थे? तो सबसे पहले है कृषि। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की भूमि बहुत उपजाऊ थी, इसलिए यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। राजा भी कृषि को प्रोत्साहित करने में बहुत अधिक मदद करते थे और इसके लिए उन्होंने अनेक कदम उठाए। जंगलों को काटकर नई भूमि को कृषि अधीन लाने का प्रयास किया गया। सिंचाई के साधनों को उन्नत बनाया गया। इसके लिए राज्य भर में तालाब बनाए गए, नदियों के ऊपर बांध बनाए गए। जो भू राजस्व था वो भूमि की उपजाऊ शक्ति पर आधार पर निर्धारित किया जाता था, जो कुल उपज का 1/4 से 1/6 भाग तक होता था। जैसे जैसे भूमि की उपजाऊपन या उपजाऊ शक्ति होती थी, उसके आधार पर 1/4 से 1/6 भाग तक भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। सरकार के द्वारा इतना ध्यान दिए जाने के कारण जो फसलों का उत्पादन था उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। वहाँ की जो प्रमुख फसलें थी वो चावल, गेहूँ, तेल निकालने वाले बीज, गन्ना, नील, कपास, गरम मसाले और दालें और फल थे। विदेशों में भारतीय कपड़े की बहुत ज़्यादा मांग थी, इसलिए कपास का भी यहाँ पर भरपूर उत्पादन किया जाता था और इसके अतिरिक्त नील का भी यहाँ पर उत्पादन किया जाता था। फिर दूसरा आ जाता है उद्योग। विजयनगर साम्राज्य का उद्योग उन्नत था। यहाँ के जो प्रमुख उद्योग थे वो वस्त्र और धातु उद्योग थे। विजयनगर साम्राज्य में सूती और रेशमी वस्त्र भारी मात्रा में तैयार किए जाते थे। यहाँ पर हीरे और मोतियों का काम भी किया जाता था। लकड़ी और चमड़े से बनी हुई वस्तुएं भी बनाई जाती थी। गाँव के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। विजयनगर साम्राज्य का उद्योग बहुत ही उन्नत था। इससे जो विदेशी यात्री थे उन्होंने भी इनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। बाज़ार वस्तुओं से भरे रहते थे और वस्तुओं की कीमतें भी बहुत कम थी। इसीलिए जो विजयनगर साम्राज्य के लोग थे आर्थिक रूप से समृद्ध थे। फिर तीसरा आ जाता है व्यापार। विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का मुख्य कारण वहाँ का उन्नत व्यापार था, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में बहुत सी बंदरगाहें थी, जिनमें से कालीकट की बंदरगाह सबसे प्रसिद्ध थी। इन बंदरगाहों से बर्मा, मलाया, चीन, अरब, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, एबिसिनिया आदि देशों के साथ व्यापार किया जाता था। यहाँ से विदेशों को वस्त्र, रत्न, चावल, चीनी, गरम मसाले, नील, शोरा, नारियल, लोहा और लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं को निर्यात किया जाता था। विदेशों से बहुमूल्य रत्न, आभूषण, हाथी, मोती, तांबा, पारा, रेशम और मलमल का वस्त्र आयात किया जाता था। घोड़े अरब और मध्य एशिया से मंगवाए जाते थे। यह व्यापार अरब व्यापारियों और स्थानीय घोड़ों के व्यापारियों, जिन्हें कुदरई चट्टी कहा जाता था, के नियंत्रण में था। मतलब विजयनगर साम्राज्य में जो घोड़ों के व्यापारी थे उन्हें कुदरई चट्टी कहा जाता था। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि कुदरई चट्टी कौन थे, तो जो यहाँ पर घोड़ों के व्यापारी थे उनको कुदरई चट्टी कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य आयात से ज़्यादा निर्यात करता था, क्योंकि यहाँ की वस्तुओं की विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग थी और देश का आंतरिक व्यापार भी बहुत ज़्यादा उन्नत था। फिर आता है लोगों की दशा। विजयनगर साम्राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में बहुत अधिक अंतर था। उच्च वर्ग के लोग, जिनमें राजा, दरबारी, प्रांतों के मंडलेश्वर और नायक सम्मिलित होते थे, ये सभी ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। इनके पास बड़े बड़े आलीशान महल होते थे, जिनमें ये रहते थे, जहाँ सब सुख सुविधाएं इनको उपलब्ध होती थी। इनकी जो वस्त्र होते थे वो बहुत बहुमूल्य होते थे, जिन पर हीरे मोती जड़े हुए होते थे, और ये कई तरह के आभूषण भी पहनते थे। सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे और इनके सेवा के लिए बहुत से दास दासियाँ होते थे। मध्य वर्ग, जिसमें अध्यापक, डॉक्टर और सैनिक सम्मिलित होते थे, उनका जीवन भी अच्छी तरह व्यतीत हो जाता था। इनकी संख्या कम होती थी और उस समय राज्य में सभी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध जाती थी, जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा कम थी।
और निम्न वर्ग में, जिनमें मजदूर, गुलाम, किसान, धोबी इत्यादि शामिल होते थे, ये लोग दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते थे। घास फूस की झोंपड़ियों में रहते थे, नंगे पांव चलते थे और आधा शरीर में वस्त्र पहनते थे। इन्हें कई बार अपना पेट भरने के लिए चूहे, बिल्लियाँ, छिपकलियाँ आदि खाकर भी गुजारा करना पड़ता था। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य का सामाजिक और आर्थिक जीवन बहुत ज़्यादा समृद्ध था। थोड़ा बहुत जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन बाकी कुल मिलाकर उस समय का साम्राज्य एक विकसित और समृद्ध साम्राज्य था। वहाँ के जो शासक थे उन्होंने भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए और प्रजा की भलाई के लिए सदैव वो प्रयासरत रहते थे। धन्यवाद।